नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। खान सर के मार्गदर्शन में तैयार इस प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसके प्रैक्टिस सेट 10 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट करा दिया है। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगने पर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न जो है इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से पाया गया था। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी खोज जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित करके जो है 2 पीटक बनाए गए थे, एक सुत्त पीटक और एक का नाम विनय पीटक रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो हड़प की नीति जो है यह सतारा पर लागू की गई थी सबसे पहले। हड़प की नीति जो थी इसमें उन सभी राष्ट्रों को टारगेट किया जाता था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प की नीति को लागू करने वाले जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, डलहौजी का नाम। तो लॉर्ड डलहौजी थे और सर्वप्रथम जो है सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो इसके संपादक संस्थापक थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी जो है दोस्तों यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके प्रमुख संपादक जो थे ये लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक के अन्य अखबार की बात करें तो ये मराठा नाम से भी इनका एक अखबार आता था, मराठा। और मराठा जो था दोस्तों इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था, अंग्रेजी में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो केसरी था ये मराठी भाषा में था और मराठा जो था ये अंग्रेजी में था। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया और वे फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों 1829 ईस्वी में 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगाया था और उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार और वित्तीय सुधार, इस तरह के कई सारे सुधार किए थे। 1829 में जो है सती प्रथा को निर्मूल किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो
अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले थे बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर के, एक द्वीप है, इसका नाम है फिजी द्वीप, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। तो फिजी द्वीप में जाकर के एक मजदूर की तरह कार्य किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के ओज किसान सभा की स्थापना की। किसान सभा का नाम भी ध्यान में रखना है। ओज नामक किसान सभा की स्थापना करी थी। तो बाबा रामचंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1868 में। जापान में रक्तहीन क्रांति व मेइजी पुनर्स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी, जिससे सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ था। इस क्रांति से जापान के एदो काल का अंत हुआ था और मेइजी काल का आरंभ हुआ था। एदो काल का समाप्ति हो गया और मेइजी काल का आरंभ हुआ था, मेइजी काल का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था दोस्तों, ये था डी अल्मीडा। भारत में जो है पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में जो है बनाया गया था। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। नीले जल की नीति डी अल्मेडा ने प्रस्तुत की थी, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर के क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है, हिंद महासागर में जितने भी जहाजी बेड़े हैं, इस पे संपूर्ण नियंत्रण जो है पुर्तगालियों का हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है दोस्तों, यह है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। ठीक है, तो भारतीय वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें से दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता जो नहीं है, तो देखते हैं, ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रतिबद्ध न्यायपालिका विशेषता नहीं है। भारत का संविधान जो है दोस्तों, ये हस्तलिखित संविधान है, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 1949 को लागू हुआ था और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री थे। प्रथम न्याय मंत्री थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और विधि मंत्री भी जो थे अंबेडकर ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 में दोस्तों, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकार में हनन होता है तो वह जो है न्यायालय में रीट जारी कर सकता है। न्यायालय इसमें रीट जारी कर सकता है। तो ये 32 में प्रावधान है, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, तो राज्यसभा जो है, ये राज्यसभा पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होती है। यह है इसका सही आंसर। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है दोस्तों,
2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक कार्य करते हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 61 में 61 में जो है, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो ये है दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है। विधायिका जो है दोस्तों ये कानून बनाने का काम करती है। और न्यायपालिका जो है ये कानून की रक्षा करने का काम करती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो भारत के पंचायती राज प्रणाली में जो है 3 स्तर होते हैं। भारत में पंचायत राज प्रणाली 3 स्तर की है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। इसको ध्यान में रखना है। और स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह 10 सितंबर 2013 को लागू होता है। इसका उद्देश्य था लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अच्छे भोजन कम दर पे उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो है दोस्तों इसके अलावा बैल और घोड़ा की आकृति है। सिंह के अलावा जो है, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक के स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ में सुरक्षित रखा हुआ है। इसमें 4 सिंह हैं। नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर में एक चित्र वल्लरी में हाथी घोड़ा बैल भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में तो ये होता है दोस्तों 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत 22 दिसंबर के दिन घटित होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को घटित होता है। गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है, आधा गोला। और किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवतीय रेखा के नीचे होता है, नीचे वाले को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो सही बात है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता
तो सूर्य की किरणें जो है केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। यह इस लैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है इसको, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफी असर हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो रबर के उत्पादन में जो है अपना केरल सबसे अग्रणी है। भारत का केरल राज्य रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध से रबर तैयार किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन अगर देश का नाम पूछे दोस्तों तो थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में जो है सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। और भारत की बात करें तो ये केरल में सबसे अधिक होता है। केरल में भारत का कुल रबर का जो है 90% भाग उत्पादित किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे विशाल समुद्र है यह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है, और यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। इसके बाद सबसे बड़ा महासागर जो है यह अंटार्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। तो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा में सबसे ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है। तो इसके बहने की दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें से जो है नक्सारी, ये गोदावरी के किनारे नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर में नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, और इसके अलावा राजमुंद्री जो है ये भी नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। राजमुंद्री भी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक की पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, नदी की लंबाई। इसको भी ध्यान में रखना है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो ये रेडियोधर्मी धातु जो है थोरियम है। थोरियम धातु की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज होती है 1828 ईस्वी में। संसार में मोनोसाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत के केरल में है। मोनोसाइट जो है थोरियम का अयस्क है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीप्त गैस मेटल उत्प्रेरक और चर्म रोग की चिकित्सा में होता है, और साथ ही थोरियम में रेडियोधर्मिता का गुण होता है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला था। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अगला है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण होता है पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। तो किसी भी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण होता है संक्षारण, पार्श्विक अपरदन या मृदा अपरदन। एक प्रकार की प्रक्रिया होती है कि जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि हर प्रकार के भूभागों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो सबसे अधिक घनत्व जो था ये दिल्ली का था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिल्ली का अधिक घनत्व है। दिल्ली की जनगणना घनत्व जो है दोस्तों ये 11,320 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है, इसके बाद पुदुचेरी का आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है अपना असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत में जो है 1 जुलाई, डेट भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी, 1957 में। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और दशमांशों में होती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत के समान होता है, तो इसमें क्या होता है? तो आलाप होता है, आलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी रचना जो है हिंदू सभ्यता से की गई है। कर्नाटक संगीत में आलापना को रागम भी कहा जाता है। यह बिना ताल के एक धीमी अशु रचना होती है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो है यह नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 जून को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कहाँ के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं ये बताना है। तो ये जो है कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं पंडित बृजमोहन मिश्र, इनका पूरा नाम है। प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बेंदादीन घराने से संबंधित हैं। इन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आकारिकी। आकारिकी अथवा आकार विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, यह शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका मुख्य विषय जीव पिंड का आकार और रचना होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। तो ये नाम होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी मृतोपजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा
अपना भरण पोषण करते हैं। कुछ प्रोटिस्टा जीव मानव के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि कई लाभकारी भी होते हैं। प्रोटिस्टा में जनन दो प्रकार की क्रियाओं से होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है दोस्तों अलैंगिक जनन। प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? तो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। वैसे तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त होता है, परंतु भोजन का मुख्य पाचन जो है ये छोटी आंत में ही होता है। जठर यानी पेट के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो उभयचरों में जो है ये सभी विधि से जो है श्वसन करते हैं। मुख से करते हैं, त्वचा से करते हैं, फुफ्फुस से करते हैं। उभयचर जीवन में जल्दी सांस लेने के लिए गलफड़ों का प्रयोग करते हैं, अपने जल में अगर सांस लेना हो, और अपने वयस्क जीवन में फेफड़ों को विकास करते हैं, और इसके अलावा जो है वे अपनी त्वचा के माध्यम से भी जो है सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रिया के चिकित्सक थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने की थी। इन्होंने दोस्तों ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी, जिसके लिए 1930 में जो है 1930 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्लड में मुख्य रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ये अंग है शुक्रवाहिका। गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय, ये सभी जो है तीनों ही अंग मादा प्रजनन में पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है शुक्रवाणुओं के लिए बनी एक वाहिका है, जो कि नर प्रजनन तंत्र में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका कारण होता है वायु प्रदूषण। श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ये वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और एरोसोल आदि हैं। ठीक है। अगला है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक अवर्णी लवक होता है। यह जो है रंगहीन होता है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाया जाता है, जहां पर प्रकाश नहीं पड़ता है। यह लवक जो है खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहा जाता है और यह रंगीन लवक होता है क्रोमोप्लास्ट। यह केवल मिर्च टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक है जिसमें कि क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीन ये सभी वर्णक पाए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यह सामान्यतः पादपों की कोशिका में पाया जाता है।
और सेलुलोज जो है दोस्तों, यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक बहुशर्करा है जिसमें कि एक ही प्रकार के अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सारे हरे पौधे की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। जीवन जगत में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में इसमें से किस में समृद्ध होता है? तो ये समृद्ध होता है विटामिन ए और डी में। कॉड लिवर ऑयल का उपयोग विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो तृतीय पोषीय स्तर पर मेढक होगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी घास है तो उस हिसाब से घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेढक तथा मेढक को सांप खाएगा, जिसके अनुसार द्वितीय पोषक स्तर पर टिड्डा होगा और तृतीय पोषक स्तर पर जो है मेंढक होगा और चौथे पर सांप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की सघनता मापने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए तुरंत 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ाता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी, ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं v का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v अंतिम वेग होता है, u आरंभिक वेग होता है और a त्वरण होता है, t समय के लिए। तो हम u जो है 40 दिया हुआ है, आरंभिक वेग 40 प्लस त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 गुना समय जो है ये दिया हुआ है 10 सेकंड है, 4 गुना 10 हो जाएगा। तो 40 और प्लस ये 40, 10 चौके 40, तो आ गया हमारा 80 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर जो है दोस्तों हमारा डी होगा, 80 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति जो है ये हुई थी ग्रीक भाषा के एनिमोस से, जिसका अर्थ होता है पवन। हवा के बल और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? तो श्रव्य आवृत्ति की परास होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। सामान्य मनुष्य के लिए सुनने की आवृत्ति जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं और इसको मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट है, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। गोताखोर जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं उतना ही अधिक जल के सतह का बल उन पर लगता है। अत्यधिक गहराई पर यह बल इतना बढ़ जाता है कि गोताखोर सहन नहीं कर सकता।
अतः इस बल को सहन करने के लिए गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, यह इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश कणों से मिलकर के क्या बनता है? तो इससे बनता है कणिका। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? कणिका बनाता है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं आकार में बहुत ही सूक्ष्म होती है और उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके सिरों की तरफ से घटती है। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंधित होगा? तो इसका संबंध होगा दोस्तों बुझाना से। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने या दहन का समर्थन करता है, वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का समर्थन करता है, इसलिए विकल्प जो है हमारा बुझाना सही होगा। नेक्स्ट है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक आबंध वह रासायनिक आबंध होता है जिसमें कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है एकल संयोजक अणु का उदाहरण है। ठीक है। अगला है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो परमाणु के नाभिक में जो है दोस्तों ये पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जैसे है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते रहता है चारों ओर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो इसमें से जो अपना क्लोरीन है दोस्तों, यह अक्रिय गैस नहीं है, बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक जो है यह हैलाइट सामान्य नमक का स्रोत है। सेंधा नमक, सैंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड, ये सभी जो है क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाले खनिज हैं। ये अक्सर रंगहीन या सफेद होता है, कभी कभी अन्य पदार्थ की मौजूदगी का कारण हल्का नीला या गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। इसे जो है हम लोग हैलाइट कहते हैं, और इसी से हमें नमक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो किसके यौगिक हैं ये? तो ये है क्लोरीन के यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ध्यान में रखिएगा दोस्तों, CaOCl2 होता है, और यह जो है क्लोरीन का यौगिक होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह परिवर्तन अस्थायी है, लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है तथा उससे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है, अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो ये जो है जस्ते का आवरण चढ़ाना जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है।
संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य जस्ता रासायनिक तत्व है। जस्ता के गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहा जंग खाने से बचा रहता है। जस्ता धातु और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक बाधा बना करके धातु की यह रक्षा करता है। नेक्स्ट है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ये समावयव कहलाते हैं। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके संघटक अनुभार और अणु अवयव एक होते हैं, फिर भी उनके गुणों में भिन्नता होती है। ऐसे विशिष्टता यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संक्षेपक बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है दोस्तों टेरिलीन। टेरिलीन एक सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर है जो कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेपैथिलिक एसिड को पॉलीमराइज करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय जो है ये बोध गया में स्थित है। अगला है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों ठाणे में। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने घोषणा की है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवाड़ी तालुका में विकसित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है ये कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए जो भी बाधा आते हैं उसको निपटाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये जो है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा पुरस्कृत किया गया और यह यात्रा जो है सूरीनाम के देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी डुनेंट मुख्य प्रेरक थे? तो इसमें से जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इसकी स्थापना के लिए जीन हेनरी डुनेंट की प्रेरणा से हुई थी। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में होती है, 1863 में, और इसका मुख्यालय जो है यह है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसको ध्यान में रखना है। और 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 8 मई को यही जॉन हेनरी डुनेंट के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव मनाने वाली जनजाति है भील। भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव को मनाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह संबंधित है एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में शुरू किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना की घोषणा कर दी जाती है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ
जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उनको गैस सिलेंडर इसमें दिया जाता है, मुफ्त वितरण किया जाता है रसोई गैस चूल्हे का। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। कर्नाटक में स्थित कैगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र काली नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम ध्यान में रखिएगा, काली नदी के किनारे स्थित है। और मार्च 2000 में यह संयंत्र संचालन में है। 2000 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था और तब से यह जो है संचालन में है। इसे भारत के परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसमें 6 माह का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन कौन लेकर आया था? तो मयूर सिंहासन लेकर के आने वाला था नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर के गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसको जो है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्राएं की थी? तो ये संबंधित है दोस्तों मोरक्को से। मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1930 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। क्रम से हुआ था ये, 30 में पहला और दूसरा और फिर तीसरा, 30, 31, 32 इस तरह से आयोजित किया था। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था तीसरे में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसको ध्यान में रखिएगा, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ये किया था दोस्तों होमी जहांगीर भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा द्वारा भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी भी लोक सेवक को जो है ये सांसद बनने की अनुमति नहीं है। किसी लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है। राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। और ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि इसके लिए यह नियम बना हुआ है कि कोई लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था दोस्तों। इसके साथ में हम लोग ने जीके और साइंस के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है प्रैक्टिस सेट 10 का। वीडियो अच्छी लगी हो कोई भी पार्ट इसका, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।